टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी का आज 19 तारीख है और आज ही नोटिफिकेशन अभी जस्ट 10 मिनट पहले आया है कि आपका कल से लिखा हुआ है 20 तारीख से आगे की एग्ज़ाम जो है वो पर्याय कारणों से स्थगित है। तो हो सकता है कि 20 का ही ओनली स्थगित हो या 20 के बाद का भी सारा एग्ज़ाम स्थगित हो। ये आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके पता कर सकते हैं। और हाँ, 20 तारीख का जो कल का एग्ज़ाम है वो स्थगित हो गया है। कल जो सोशियोलॉजी का आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो स्थगित हो गया है। तो आप लोगों के पास भी टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। आज मैं आपको हिस्ट्री लेकर आया हूँ, तो हिस्ट्री की तैयारी वाले हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है 22 तारीख को हो सकता है वो कैंसिल हो भी या फिर नहीं भी हो। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो और अपना पूरा फोकस यहाँ पे देते जाओ। अभी जस्ट इससे 10 मिनट पहले आपको एक वीडियो अपलोड होगा, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और यहाँ पे भी आपका नेक्स्ट वीडियो है, तो आप पढ़ाई करते रहो बस। तो यहाँ पे है आपका गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र गौतम ने की थी। तो आपको ये याद करने का ट्रिक क्या है, न्याय कौन करता है? तो गौतम बुद्ध न्याय करते हैं। तो न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। क्योंकि ये गुप्त काल के बारे में है तो कुमार गुप्त ने। घटोत्कच जो कि 290 से 305 ईस्वी का राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो वह है गुप्त साम्राज्य का। अब ये नहीं कि आप इसको महाभारत का लेके चल जाइएगा, नहीं, घटोत्कच यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो 458 ईस्वी में लगभग प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। अब यहाँ पे है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो वह शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बस इतना आपको याद रखना है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सी गुफाएं बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कलाओं को सांस्कृतिक मिश्रण है? तो एलोरा में। एलोरा में बुद्ध धर्म का भी मिश्रण है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सब धर्म का मिश्रण यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि महाराष्ट्र में है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की सबसे पहली उपाधि धारण की थी। आप मान लो कभी महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा जरूर जाना घूमने के लिए। वहाँ पे बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का संगम देखने को आपको मिलेगा। गुप्त चित्रों के सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पे है? तो वह है अजंता में। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वह है हरिसेन। वैसे तो बहुत सारे ही थे लेकिन हरिसेन प्रमुख थे। फिर आपसे पूछा जाएगा हरिसेन किन के दरबारी थे? तो 4 राजा का नाम दे देगा, तो जिसमें एक समुद्रगुप्त भी रहेगा, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ कहाँ है? जंग प्रतिरोधी का मतलब जंग नहीं लगता है, वो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से दिल्ली में भी बहुत जगह घूमने की चीज़ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। वैसा लोहा रहता है जिसमें जंग ही नहीं लगता कभी। निम्नलिखित में से क्या अजंता की गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। अजंता की गुफा पहला महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा बात, ये बौद्ध कला से सज्जित है। तीसरा बात, वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। हाँ, लेकिन उसमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है अजंता की गुफा में, इसलिए ये क्या है? गलत है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट भी थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, और कालिदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, और ये किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। फिर उसके बाद आते हैं कालिदास ने मेघदूत, फिर उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, और फिर उसके बाद इस तरह से, और ये दिमाग में नहीं आ रहा है, आपको बता देंगे इसका कालिदास के जितना इन्होंने रचना की थी, अभी तो दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा है। फिर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख, पुलंकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भित्री शिलालेख में किसका अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम उद्भव है? तो यह भानुगुप्त का एरन अभिलेख। आपको तो यह पता होगा कि एरन अभिलेख में
क्या है? सती प्रथा के बारे में वर्णन है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। सती प्रथा का ये मतलब होता है कि अगर किसी भी पत्नी का पति अगर मर जाता है, अगर वो पत्नी अभी मान लो थोड़ी सी ही उम्र हुआ है, 2-3 साल हुआ है शादी का, और उसका पति मर जाए या किसी भी टाइम एनीबॉडी मरता है, तो उसको अपने पति के साथ जिंदा जलाया जाता है। ये एक सती प्रथा है और इसका उल्लेख आपको एरन अभिलेख में दिया जाता है। और इसका जो निवारण है उन्होंने किसने किया था? राजा राम मोहन राय, वो भी समाज सुधारक थे। उन्होंने ही सती प्रथा को हमारे देश से हटाया था। तो ये जो है इनका उल्लेख भानुगुप्त ने इसका मतलब निर्माण करवाया था इस शिलालेख का। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एरन अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो भानुगुप्त ने। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का। ओके। महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किससे स्थापित है? किसने स्थापित किए थे? हाँ, वही जो दिल्ली में आपका भी हम जो बताए थे जहाँ जंग नहीं लगता है, तो वह गुप्त शासकों ने स्थापित करवाई थी। क्योंकि अभी गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुप्त शासक ही रहेगा। यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि महारौली में लौह स्तंभ जो है शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिल्ली में महारौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है। वहाँ पे चंद्र शब्द लिखा गया जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु अर्थात विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है कि एक ऐसा धातु है जो आज तक जंग नहीं लगता है। आपके घर में कोई भी लोहा की वस्तु होता है तुरंत जंग लग जाता है, थोड़ा सा छोड़ दो बाहर, लेकिन ये खुले में रहता है लेकिन जंग नहीं लगता है। किस तरह से इनको कारीगर के द्वारा बनवाया गया होगा? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे, तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य या दूसरा नाम विक्रमांक था, इनकी माता जी का नाम क्या था? दत्त देवी। इस काल का गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो स्वर्ण युग था विक्रमादित्य के शासनकाल में बहुत अच्छा था। वैसे तो सबके शासनकाल में था, लेकिन गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महान शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहा जाता है रुपयक। रुपयक मतलब जो होता है उसको चांदी के सिक्कों को कहा जाता था गुप्त काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का सिक्के को तो बहुत कुछ कहा जाता है, हिरण्य, रुपया, तो लेकिन हाँ गुप्त काल में इसको रुपयक कहा जाता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सिक्कों को, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपयक। अब आते हैं हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि है? तो वो है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का अभी जस्ट हम ऊपर में पढ़े थे, हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि है। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे, इसलिए इसे अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी। और इसे कविराज भी कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को कविराज। अब है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जैसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है यहाँ पे, उसी तरह समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र बताया गया। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी। जैसे विक्रमादित्य की माता का नाम था दत्त देवी, उसी तरह समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। और फिर उसके बाद ये जो है लिच्छवी दौहित्री का क्या मतलब होता है? लिच्छवी की कन्या से उत्पन्न, मतलब इसकी जो मामी थी कुमार देवी वो लिच्छवी की कन्या थी। लिच्छवी गणराज था, वहाँ पे जो राजा थे उनकी बेटी थी, तो वहाँ की कन्या थी, और यही जो उनका नाम कुमार देवी था, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद इसका उल्लेख हमें प्रयाग अभिलेख में देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों द्वारा। हुन जैसे भारत पर आक्रमण किया तो उसके द्वारा रोमन साम्राज्य को भारत पे व्यापार इसका खत्म हो गया था। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? तो वह है गुप्तों के। गुप्त का जो सिक्का होता है ना संगीत को, समुद्रगुप्त जो है ना, कुछ सिक्के जिनमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, उन्हें संगीत के प्रेम था, प्रदर्शन था, उनको अच्छा लगता था संगीत, इसलिए उन्होंने अपने सिक्के पर समुद्रगुप्त ने बीना बजाते हुए मतलब दिखाया है। निम्नलिखित में से
किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया था, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब ये अजय था, कभी भी पराजय नहीं हुआ था। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार वेंसेट स्मिथ ने इससे भारत का क्या कहा है? नेपोलियन। आपसे ये पूछा जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो वो है वेंसेट स्मिथ ने। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हैं? तो वो है समुद्रगुप्त जी। ओके, अब आते हैं 11 नंबर पे। गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? वो है सोना का। सोना को जैसे दिनार कहा जाता है और चांदी को रुपया कहा जाता है, तो यहाँ पे गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा चले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चला था सोना का सिक्का। प्राचीन भारत में गुप्त राजा में सबसे अधिक सोना मुद्राएं जारी की थी। अनेक अभिलेख में दिनार कही गई और फिर उनके अभिलेखों में इन्हें दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्रा को नियंत्रित आकार और भारी भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार के उप प्रकारों में पाई जाती थी। यद्यपि स्वर्ण आर्स ये मुद्राएं इतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाण मुद्राएं थी। इसका यह मतलब है कि कुषाण के विपरीत गुप्त के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते थे। इससे स्पष्ट है कि जन साम्राज्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। मतलब कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। कुषाण जो है सोना का सिक्का चलवाया, शुद्ध सोने का सिक्का। आपसे ये पूछता है शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलवाया? कुषाण। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कौन चलवाया? तो गुप्त साम्राज्यों ने चलवाया था। और कुषाण साम्राज्यों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। प्रसिद्ध गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 319 वर्ष से, चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण से। तो गुप्त साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे है? 319 ईस्वी से, और ये चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ लेख ये पूछा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। हाँ, इसका हरिसेन जो था इसका दरबारी कवि था, उन्होंने ही इसका वर्णन किया था। इस स्तंभ लेख में प्रारंभ पंक्तियां पदनात्मक और बाद में गंधात्मक। पदनात्मक मतलब पहला कविता है, बाद में कहानी की तरह है। यह संस्कृत की चप्पू शैली का सुंदर उदाहरण है। आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख संस्कृत के किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो वह है चप्पू शैली का। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? तो वो है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, तो इसका ऑप्शन है आपका ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग। हो से हेनसांग, हो से हर्षवर्धन, ये याद करने के लिए आपको बता देते हैं। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था भारत की भारत में घूमने के लिए। और यहाँ पे वो आए थे 399 में और 414 ईस्वी में भ्रमण किए थे। बस इतना ही समय फिर वापस चले गए थे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक अर्थात कौन है? विष्णु शर्मा। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। हाँ, यहाँ पे देखो कालिदास की कुछ कृतियाँ हैं। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। और फिर इसके बाद इन्हें प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है। याद कर लेना, दिमाग में रख लेना। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? इन सभी में चरक भी चिकित्सक है, सुश्रुत भी चिकित्सक है, धन्वंतरी भी चिकित्सक है, लेकिन चरवाहक चिकित्सक नहीं है, बल्कि वे भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धन्वंतरी किसके दरबार से रिलेटेड थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से रिलेटेड थे। यहाँ पे लिखा हुआ धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों के नाम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहता था? कालिदास, वेटला भट्ट, वराहा मिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर और फिर धन्वंतरी, ये सब। कालिदास और फिर ये आर्यभट्ट भी इन्हीं के शासनकाल में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं वराहा मिहिर। वराहा मिहिर क्या थे? एक प्राचीन
खगोलविद थे जिसको एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद थे जिसके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता या तथा पंच सिद्धांतिका, आपसे पूछा जाएगा बृहत संहिता या पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वराहमिहिर। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे वर्णों का इन्होंने बृहत जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। वराहमिहिर ने बृहत जातक और लघु जातक की भी क्या की थी? रचना की थी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो वह गुप्त के शासनकाल में। और ये कहाँ पे हैं? कहाँ पे? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में सारे यहाँ पे मतलब मिलते हैं गुफाएं। अजंता की गुफाओं में कार्य शताब्दी है और 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में इसका गुप्त काल के शासनकाल में निर्माण हुआ था। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी के। अजंता की गुफाएं चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है और वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको दक्षिण भारत के बारे में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और व्यू ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।